वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे क्या है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और कंपटीशन की तैयारी करने वाले अधिक से अधिक लाभ इसका उठा सके। तो अपन EORO के संबंध में जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसके बारे में 50 क्वेश्चन की एक श्रृंखला पहले लेके आ चुके हैं और इसी के अंतर्गत पार्ट 2, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चनों की फिर श्रृंखला। और ये वही प्रश्न है जो पीछे विगत एग्जाम जो हो चुके हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उनमें ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अपन सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि हर्ष पर्वत किस जिले के अंतर्गत है। तो हर्ष के नाम आते ही दो बात आती है, एक तो हर्ष पर्वत है और एक हर्षनाथ है। तो हर्ष पर्वत की अगर सिर्फ बात करते हैं तो वो किस जिले में है? सीकर में है। और हर्ष क्या थे? जीवन माता के भाई थे, तो ये सीकर में हो जाएगा। और हर्षनाथ की बात करते हैं तो हर्षनाथ एक पर्वत चोटी है और वो अलवर जिले के अंतर्गत शामिल है और जिसकी ऊंचाई 820 मीटर है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, थार मरुभूमि राजस्थान के किस भाग में है? ये प्रश्न ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वैसे अपने को पता है कि थार मरुभूमि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है और अरावली के उत्तर पश्चिम वाला पूरा का पूरा भाग थार का मरुस्थल कहलाता है, जो कि 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा अलग होता है। तो इस क्षेत्र, इसमें ऑप्शन अपने पास क्या है? मध्य क्षेत्र में नहीं है, दक्षिण क्षेत्र में नहीं है और दक्षिण पश्चिम के अंतर्गत अरावली ज्यादातर भाग आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो उत्तर अपने पास कौन सा हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा? उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत। थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में? उत्तरी क्षेत्र में शामिल है। दक्षिणी अरावली को पार करने वाला दर्रा नहीं है। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत कौन कौन शामिल है अपने ये बता सकते हैं। इसमें एक तो सिरोही जिला शामिल है, जिसको आबूखंड कह सकते हैं, और उसके बाद में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर जिला इसमें सम्मिलित होता है। तो दक्षिणी अरावली का दर्रा नहीं है, वो अपने को छांटना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरनिया दर्रा है, वो दक्षिणी अरावली का नहीं है। अब अपन चारों ऑप्शन के बारे में फिर बात करते हैं। सोमेश्वर नाल और हाथीगुड़ा नाल जो दर्रा है, वो ये दोनों दर्रे कौन से जिले में पड़ते हैं? उदयपुर जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। और देशूरी की नाल है, वो कहां पड़ती है? ये पाली जिले में सम्मिलित है। पाली और अजमेर जिलों को ये जोड़ता है, या अपने ये कह सकते हैं कि अजमेर के ब्यावर को जोड़ता है। तो मारवाड़ और मेवाड़ को भी एक प्रकार से कुछ जोड़ता है देशूरी दर्रा। अगला प्रश्न है, लूणी नदी के उत्तर में, लूणी नदी के उत्तर के अंतर्गत राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र नाम आते वैसे अपने को पता है कि शेखावटी प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह के अंतर्गत शामिल होता है, परंतु इसमें पूरा वर्णन दिया गया है कि लूणी नदी के उत्तर वाला भाग, नागौर उच्च भूमि से ऊपर की तरफ वाला भाग क्या कहलाता है? शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। और इसमें चार ऑप्शन की बात करें तो मेरवाड़ा प्रदेश किसे कहते हैं? राजसमंद और अजमेर के बीच में जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। और बागड़ प्रदेश किसे कहते हैं? कि अर्ध शुष्क मैदानी भाग, जिसके अंतर्गत 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा वाले चारों के चारों भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत घग्गर, शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश और नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश, लूणी जोई बेसिन इसको कह सकते हैं, वो बागड़ प्रदेश के अंतर्गत शामिल हो जाता है। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखावटी क्षेत्र इसमें आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर पश्चिम शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? राजस्थान के उत्तर पश्चिम की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी ही सबसे मुख्य नदी है, और ये जवाई और सुकड़ी इसी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं तो इस उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश में तीन ही मुख्य रूप से नदियां आती है, 3-4, एक तो लूणी होगी और लूणी और उसकी सहायक नदियां, और उसके बाद में आंतरिक कपुआ के अंतर्गत कांतली नदी हो जाएगी जो शेखावटी क्षेत्र की है, और एक घग्गर नदी हो जाएगी जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, और काकने वो एक जैसलमेर जिले के अंतर्गत शामिल हो जाती है। छठे प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा क्षेत्र राज्य के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगड़ किसे कहते हैं? अर्ध शुष्क, यानी 25 से 50 सेमी वर्षा रेखा वाला, यानी अरावली से लेकर के बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का जो बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? राजस्थान बांगड़ कहलाता है। और उसमें चारों क्षेत्र शामिल होते हैं, घग्गर बेसिन और शेखावटी अंतः प्रवाही प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और गोडवाड़ा क्षेत्र, लूणी जोई बेसिन इसमें सम्मिलित होता है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। तो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो शुष्क मरुस्थल प्रदेश का हिस्सा है, जिसको दो भागों में बांटा गया, युक्त बालूका स्तूप, युक्त और मुक्त। अगला सातवां प्रश्न अपना हो जाएगा, पश्चिमी बालूका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि 25 सेमी वर्षा रेखा के पास वाला क्षेत्र, यानी बालूका स्तूप युक्त प्रदेश के पास वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है?
बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहलाता है, जिसे जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश भी कहते हैं। और इस काल की अवसादी चट्टानों, किस काल की अवसादी चट्टानें, इसमें यह पूछा गया है किस काल की इसमें चट्टानें हैं, तो इसमें टर्सरी युगीन और प्लीस्टोसीन युग की चट्टानों के भरमार है। अगला प्रश्न अपना हो जाएगा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किस जिले में है? मुकुंदवाड़ा की अगर बात करते हैं तो मुकुंदवाड़ा के पहाड़ विंध्याचल और हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है। और यहाँ ऑप्शन में सिर्फ हाड़ौती का जिला कौन सा है? सिर्फ कोटा ही है। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कौन से जिले के अंतर्गत पड़ती है? कोटा के अंतर्गत पड़ती है। डांगलैंड और त्रिकूट पर्वत किसका भाग है? अगर डांगलैंड की बात करते, डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को कहते हैं। और त्रिकूट पर्वत जिसके ऊपर केला देवी का मंदिर है, वो किस पठार का भाग है? करौली के पठार का भाग है। बोराट के पठार की बात करते हैं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। आबू पर्वत खंड किसका है? ये क्या है कि दो खंड में बांटा गया अरावली को, दक्षिणी अरावली को दो खंड में, एक मेवाड़ खंड और एक आबू पर्वत खंड। तो ये इसका भाग हो गया दक्षिणी अरावली का। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत मेसा का पठार आता है। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश जिसे राजस्थान बांगड़ में शामिल है। तो राजस्थान बांगड़ में चारों के चारों जो भाग है वो गगर प्रदेश, शेखावटी का आंतरिक प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ा प्रदेश में सम्मिलित हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करो। तो भाकर किसे कहते हैं? कि शिरोई के अंतर्गत जो तिरुडाल वाली और उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर के पास में, उदयपुर क्षेत्र में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं वो क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। और वागड़ किसे कहते हैं? जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ का क्षेत्र शामिल है, वागवर भी जिसको कहते हैं वो वागड़ कहलाता है। और बागड़ किसे कहते हैं? बागड़ के अंतर्गत चारों गगर बेसिन, शेखावटी अंतर प्रवाही प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश और गोडवाड़ा बेसिन किसके अंतर्गत आता है? बागड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर सुमेलित करना है, भोमट किसे कहते हैं? तो भोमट क्या है कि भील आंदोलन के लिए भी फेमस रहा है। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। हाड़ौती के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? कोटा, बूंदी और बारां का क्षेत्र किसके अंतर्गत शामिल होता है? हाड़ौती के अंतर्गत शामिल होता है। वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र वागड़ कहलाता है। अबूर्द किसे कहते हैं? आबू पर्वत खंड को ही अबूर्द पर्वतमाला कहते हैं। तो ये आबू पर्वत खंड का भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालपुरा करौली का मैदान है। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो माई बेसिन, एक चंबल बेसिन, एक बनास बाणगंगा बेसिन। तो मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का एक भाग है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सही सुमेलित है वो छांटना है। घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में आता है, ये सही सुमेलित नहीं है। शेखावटी आंतरिक प्रदेश, आंतरिक अपोहा क्षेत्र, ये एकदम सही हो जाएगा। तो सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? शेखावटी प्रदेश, आंतरिक अपोहा का क्षेत्र, ये सही सुमेलित हो जाएगा। तो शेखावटी प्रदेश, आंतरिक अपोहा क्षेत्र, यह सही सुमेलित हो जाएगा। घग्गर का मैदान का सही सुमेलित क्या होगा? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला होता। उदयपुर बेसिन के अंतर्गत मेसा का पठार नहीं है, मेसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ में आता है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर है। तो यह भी सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सही सुमेलित करो। इसमें फिर सुमेलित करना है। तो जालोर में कौन सा पहाड़ पड़ता है? जालोर पर्वत, जारोल पर्वत है वो किसके अंतर्गत पड़ता है? जालोर के अंतर्गत पड़ता है। और जारोल पर्वत जालोर के अंतर्गत पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर है। जारोल की ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर है। और बरवाड़ा चोटी है, एक बरवाड़ा और एक चौथ का बरवाड़ा तो सवाई माधोपुर में पड़ता है। और बरवाड़ा चोटी किसके अंतर्गत पड़ती है? उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है और जिसकी ऊंचाई है 786 मीटर। और एक अलवर के अंतर्गत भानगढ़, अलवर में क्या पड़ता है? भानगढ़ पड़ता है। और भानगढ़ की जो ऊंचाई है वो 649 मीटर है। भानगढ़ की ऊंचाई 649 मीटर है। और रघुनाथगढ़ शिखर जो उत्तरी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। तो अगर अपन इसमें बात करते हैं तो जयपुर, अलवर और शिखर उत्तरी अरावली के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, जिसमें शेखावटी के 2 जिले और जयपुर, अलवर और दौसा 5 जिले उत्तरी अरावली के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो इसमें 3 जो चोटियां हैं वो अगर बात करें तो उत्तरी अरावली हो जाएगी। और जालोर वाली चोटी है वो किसी भी अरावली का भाग न होकर के अलग से पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां विंध्याचल का विस्तार है? यानी विंध्याचल, राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है वो विंध्याचल का उत्तरी भाग है, जिसको प्रायद्वीपीय पठार का भी भाग अपन कह सकते हैं विंध्याचल। और उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है?
ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। तो हाड़ौती के पठार में कौन सी पहाड़ियां शामिल है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां किसके अंतर्गत है? विंध्याचल की पहाड़ियों में सम्मिलित है। डोरा पर्वत किसमें पड़ता है? डोरा पर्वत है वो पड़ता है जालोर के अंतर्गत पड़ता है। और उसके बाद में अलवर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? ये उत्तरी अरावली में सम्मिलित पड़ती है। और गोलाकार पहाड़ियां किसके अंतर्गत है? बाड़मेर में शामिल है। डोरा पर्वत जालोर है जिसकी ऊंचाई है वो 869 मीटर है, 69। अगला प्रश्न है कि फुलवारी की नाल स्थित है। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य भी है, ये उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है वो छांटना है जो सही सुमेलित नहीं है। घग्गर मर्त नदी है, सही सुमेलित है, जिसको नाली पाट भी कहते हैं। बोराट क्या है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच है, ये पठार कहलाता है, ये भी सही सुमेलित है। और शेर अरावली की चोटी है जो सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है, ये भी सही सुमेलित है। और नागपानी जो पर्वत चोटी है वो अरावली का दर्रा नहीं है, ये पर्वत चोटी है, जो किसके अंतर्गत शामिल होती है? उदयपुर में शामिल होती है, और जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी? 867 मीटर है। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? यानी ऐसा क्षेत्र कौन सा है जो बालू का स्तूप जिसमें बिल्कुल भी नहीं है? तो वो अपना कौन सा हो जाएगा? फलोदी और पोखरण हो जाएगा, जिसमें कोई भी बालू का स्तूप नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बांका पट्टी कहां फैली हुई है? ये नागौर से लेकर अजमेर के मध्य फैली हुई है। इसमें क्या है कि जो जल है वो भूमिगत जल है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है और वो 10 ppm से अधिक है। और फ्लोराइड से फ्लोरिसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है, और वही क्या कहलाता है? कुबड़ पट्टी कहलाता है। अगला प्रश्न है जोगिया का भाकर और चामुंडा का भाकर किस जिले में? अगर भाकर की बात करें, सिर्फ भाकर तो सिरोही में है। पहाड़ी का नाम, चोटी का नाम प्लस भाकर अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से जालोर में है। परंतु जोगिया का भाकर और चामुंडा भाकर एक अपवाद स्वरूप क्या है कि ये दोनों चोटियां कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपना मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तार कहां पर है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का एक भाग है, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ के अंतर्गत फैली हुई है। अगला प्रश्न हो जाएगा सही सुमेलित का चयन कीजिए। महान सीमा वंश कहां पर फैला हुआ है? महान सीमा वंश है वो बूंदी और सतूर से लेकर के चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर के आसपास, और कुछ क्या है कि जो अपना उदयपुर है उसकी वहां से स्टार्ट होता है, उदयपुर की पहाड़ियों से स्टार्ट होता है। तो सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? मान सीमा वंश सत्तूर बूंदी हो जाएगा। अक्कलवुड फॉरेस्ट पार्क ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है, मुख्य रूप से जैसलमेर में है। ये क्या है? मुरु राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप कौन से हैं? तो इसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इसके अंतर्गत हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल में अधिकांशतः बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ प्रकार के है। अगर सिर्फ उसकी बात करें बालू का स्तूप की तो वो बरखान हो जाते हैं, परंतु प्रकार उसका भी जो अपने बरखान है उनका प्रकार भी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की श्रेणी में वो आता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी कि अरावली के दक्षिण अरावली को उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली प्रदेश में बांटा गया है। और कौन सा भाग है जो इसमें शामिल नहीं है? उड़िया का पठार, ये क्या है कि दक्षिण अरावली प्रदेश को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आबू खंड और दूसरा मेवाड़ खंड। उड़िया का पठार क्या है? सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और उसके नीचे जो पठार स्थित है वो क्या है? उड़िया का पठार कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर मानी गई है उड़िया के पठार की। और लसाड़िया का पठार कहाँ है? ये राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है, और ये लसाड़िया का पठार कहलाता है। बोराट का पठार कहां पर पड़ता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पड़ता है, ये बोराट का पठार कहलाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अरावली प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? शाहबाद की उच्च भूमि है वो क्या है कि हाड़ौती के पठार का एक भाग है। अगला प्रश्न हो जाएगा जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? जिंदोली की जो सुरंग है वो राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो जिंदोली सुरंग राजस्थान में अलवर जिले के अंतर्गत शामिल होती है। ये बे रोड में जिंदोली की घाटी के अंतर्गत ये सुरंग शामिल हुई है। अगला प्रश्न हो जाएगा
नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? अपर्दन की अगर बात करें खंड बीहड़ और ये सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? बीहड़ भूमि की बात करें तो सबसे ज्यादा धौलपुर में पाए जाते हैं। नालीनुमा अपर्दन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? कोटा जिले के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान में वैसे भी सबसे अधिक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, और किस क्षेत्र में ये मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर जिले के पुगड़ के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला है वो किस पर है? चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। और मतलब उसी में अगर मतलब चारों ऑप्शन की बात करते हैं, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है, और त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है। और त्रिकुट पर्वत है वो कहां पड़ता है? करौली के अंतर्गत पड़ता है, इस पर केला देवी का मंदिर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बर या जिसको बार भी कहते हैं, सूरा घाट, शिवपुर घाट, दर्रा कहां पर स्थित है? ये मतलब अरावली उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली 3 भाग है, उसमें किस में ये बर घाट, सूरा घाट और शिवपुर घाट आते हैं? ये अजमेर के अंतर्गत शामिल होते हैं, चारों 3 दरे। तो ये किसका भाग हो जाएगा? मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंतर्गत कौन सा आता है? मध्य अरावली के अंतर्गत संपूर्ण अजमेर आता है, कुछ थोड़ा सा भाग और राजसमंद का आता है, और टोंक जिला इसके अंतर्गत मध्य अरावली में शामिल होता है। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में? सबसे अधिक जो व्यर्थ भूमि है वो किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। सबसे ज्यादा व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल जैसलमेर जिले के अंतर्गत पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? यानी वो छांटना है जो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कठोर मौसमी परिस्थितियां मरुस्थलीकरण का कारण है, क्योंकि जब वो पड़ती है, गर्मी पड़ती है और मतलब तापमान अधिक होता है, तो उससे क्या है कि, और फिर वेग से चलती है हवा, तो ये भी कारण हो गया। बढ़ती आबादी भी मरुस्थलीकरण का कारण है, उससे क्या है कि जंगल कटते हैं। वनोन्मूलन भी मरुस्थलीकरण का कारण है। अम्लीय भूमि का उपयोग करना, अम्लीय भूमि को सही तरीके से उपयोग करना, ये मरुस्थलीकरण के कारण में शामिल नहीं होता है। बाकी तीनों कारण मरुस्थलीकरण में सम्मिलित हो जाएंगे। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? यानी मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा किस कारण होता है? सबसे वनस्पति का अवनयन ही मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। यानी कि जंगल कटे तो मरुस्थल बढ़ा, तो वनस्पति का घटना ही मरुस्थलीकरण का सबसे प्रभावी कारक हो जाएगा। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यानी एक ऐसी विशेषता जो थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। अपने को पता है कि ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, सही बात है, ये तो सही हो गया। यहाँ रेतली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही हो गया। यहाँ सदाबहार वन पाई जाती है, नहीं, यहाँ तो जीरोफाइटा या मरूदभिद वनस्पति ही पाई जाती है। तो कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ये भी सही है, यहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? यहाँ सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार सिर्फ राजस्थान में माउंट आबू के आसपास ही थोड़े से क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंध्य कागार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? विंध्य जो कागार भूमि है वो किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये चंबल और बनास के बीच में स्थित है, और जहां पर क्या है कि चंबल के द्वारा जो मतलब की गई अपर्दन वाली वो भूमि हो जाएगी, और विंध्याचल का कगार यानी विंध्याचल जो पर्वतमाला है उसका किनारा आ जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन एटलस इसरो द्वारा 2007 में एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो इसमें बताया गया है कि 67% क्षेत्र राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान के धरातल के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पश्चिमी बालू का मैदान तैथिस सागर का अवशेष है, सही बात है। पश्चिमी बालू का मैदान है वो तैथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है, और इसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसिन काल में हुई थी। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लैंड का विस्तार है, ये भी सही है, ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, यह भी सही है कि अरावली एक वलित पर्वतमाला है जिसकी उत्पत्ति परी कैम्ब्रियन काल में हुई है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों को, यह गलत है। उत्तरी पूर्वी मैदान है वो राजस्थान का, वो किससे बना हुआ है? गंगा यमुना के मैदान का भाग है। अगर अपन बात करते हैं पश्चिम मैदान की, या फिर यहां पर सिर्फ उत्तर आता, तो वो भाग क्या है कि कुछ न कुछ हिस्सा सिंधु मैदान का भाग है। परंतु यहां पर क्या है कि उत्तरी पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी के मैदान का भाग नहीं है।
राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है, यानी मरुस्थलीकरण का भौतिक कारण नहीं है वो बताना है। जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा मरुस्थलीकरण के लिए है, वनोन्मूलन भी है मरुस्थलीकरण का कारण है, और बालू का स्तूपों का एकत्रित होना यह भी मरुस्थलीकरण का कारण है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि का उपयोग चाहे कृषि के लिए करो, चाहे मतलब चारागाह के लिए करो, वो कारण मरुस्थलीकरण का नहीं है। थार मरुस्थल की शिलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो थार मरुस्थल में सब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पर छानना है कि सबसे ज्यादा इनमें से किस प्रकार के बालू का स्तूप थार के मरुस्थल में। तो पैराबोलिक प्रकार के जो है बालू का स्तूप वो राजस्थान में सबसे ज्यादा है इन ऑप्शन के आधार पर। बाब बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? बाब बोल्डर्स है जहां पर क्या है कि हिमयुग के प्रमाण पाए गए हैं। तो ये किस युग के हैं? तो ये कार्बोनिफेरस युग के है, जोधपुर जिले में पाया गया है ये। सीफ एक है, सीफ क्या है? सीफ एक क्या है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। तो सीफ क्या है? एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है हो जाएगा। ये सीफ किस प्रकार का बालू का स्तूप है? तो अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू का स्तूप है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वशिष्ठ लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जो लवणीय भाषा है, लवणीय झीलें हैं, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको डांड कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डांड हो जाएगा। पलाया क्या होती है कि चारों तरफ क्या होता है, वो होते हैं पहाड़, और वहां से पानी आकर के जब गिरता है तो उससे जो झील का निर्माण होता है वो पलाया झीलें कहलाती है। खड़ीन किसे कहते हैं? कि जैसलमेर के अंतर्गत पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल के आगे पाड़ बना करके वो जो वहां पर कृषि की जाती है वो खड़ीन जो है तालाब का एक उदाहरण है। वो किसके अंतर्गत हो जाएगी? खड़ीन हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अरावली का कामली घाट दर्रा कहां पर स्थित है? अरावली का जो कामली घाट दर्रा है वो कहां से किस किसके बीच है? अगर कामली घाट दर्रे की बात अगर अपन करते हैं तो ये राजसमंद और पाली के बीच है, राजसमंद और पाली के बीच है। तो अरावली का कामली घाट दर्रा राजसमंद और पाली के बीच पड़ता है। केवड़ा की नाल दर्रा किस जिले में है? तो केवड़ा की नाल दर्रा उदयपुर जिले के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र है। ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र, रण किसे कहते हैं? कि लवणीय भूमि तो बिल्कुल क्या है कि उसमें क्या है कि वो मतलब कुछ भी नहीं होता है और वो होती है बिना उपजाऊ। तो वो क्या कहलाता है? रण कहलाता है। सबसे ज्यादा जो रण है ना वो जैसलमेर के अंतर्गत पाया जाता है। ताल छापर है वो कहां पर पाया जाता है? वो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। ताल छापर यहाँ पर चूरू में हो जाएगा, और परिहारा रण है वो रतनगढ़ में शामिल हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, लाठी श्रृंखला क्या है? तो लाठी श्रृंखला क्या है? एक भूमिगत जल की पट्टी है जो क्या कि पोखरण और मोहनगढ़ के बीच पाई जाती है, और 60 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, और कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर है। और इसके बीचों बीच क्या है कि एक चंदन नलकूप है जिसके अंतर्गत मीठा पानी है, इसलिए इसको थार का गढ़ा भी कहते हैं। चंदन नलकूप को थार का गढ़ा भी कहते हैं। थार का गढ़ा भी कहते हैं। शेखावटी में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? शेखावटी में क्या है कि कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो शेखावटी में कच्चे कुओं को जोहड़ कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। जोहड़ किसे कहते हैं? शेखावटी में कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं। टांका किसे कहते हैं? बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए मारवाड़ क्षेत्र में होता है, वो टांका कहलाता है। और जोहड़ के बीच में जो स्थान होता है कुई, जिससे क्या है कि मीठा जल संचित होता है, वो हो गया कुई हो जाएगी। और तालाब किसे कहते हैं? जल एकत्रित करने का बड़ा स्रोत, वो क्या कहलाता है? तालाब कहलाता है। यहां पर डांग की रानी होना था, तो डांग की रानी की अगर बात करते हैं, डांग की ना होकर के डांग की रानी किसको कहते हैं? करौली को डांग की रानी कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता कौन सी है? यहाँ आती है शुष्क दशाएं है, सही बात है। तापमान का अतिरेक है, ये भी सही बात है। न्यून वार्षिक वर्षा है, ये भी सही बात है। कम छितरा व वनस्पति आवरण है, ये भी सही बात है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो मरुस्थल की ये विशेषता में कौन कौन सा शामिल हो जाता है? ये सब चीजें शामिल हो जाती है।
विशाल सीमा वंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? विशाल जो सीमा वंश है वो राजस्थान के किस भाग में है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंतर्गत सम्मिलित है, जो बूंदी, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ जिले से होता हुआ जीबीटी, जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। उदयपुर की जो है पर्वतमाला, उसके साथ साथ। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि विगत जो परीक्षाएं हुई है उनमें पूछे जा चुके हैं। उन्हीं के आगे जो हाल ही में जो पेपर हुए हैं और जो परीक्षाएं हुई है उनके अंदर जो प्रश्न आए उनके बारे में अपन जो होगा अगला वीडियो, उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अधिकतम लाभ कंप्यूटर की तैयारी करने वालों को मिल सके। जय हिंद।